सुविधा, रिपोर्ट गलत आ रही है, भरोसा करिए। अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया और खासतौर पर भारत के ऊपर जो अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया, और उसमें इसलिए लगाया क्योंकि भारत लगातार जो रूस से वो ऑयल खरीद रहा था, और भारत के ऊपर आरोप ये भी था कि वो दरअसल रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा था और खरीदने के बाद उसको अपने यहाँ रिफाइन करके उसको विदेशों में उसको बेच भी रहा था। तो ट्रम्प का कहना था कि न केवल आप ऑयल ले रहे हैं बल्कि आप उससे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और उस संदर्भ में ट्रम्प ने ये कहा था कि दरअसल भारत जो है वो रूस के जो वॉर है, वो रूस की जो जंग है, जो लड़ाई है, उसको फंड कर रहा है, उसको फाइनेंस कर रहा है। और ये बहुत ही गंभीर आरोप एक तरीके से भारत के ऊपर था। उसके बाद से जो लगातार खबरें आ रही थी वो ये थी कि भारत ने रूस से अपना ऑयल खरीदना काफी हद तक कम कर दिया था या उसमें कमी आ गई थी। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इस वक्त बहुत दबाव में मोदी सरकार है, और उसका दबाव तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर है जो रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहे थे और उसको अपने यहाँ रिफाइन करके वो विदेशों में बेच रहे थे, और जिनके ऊपर आरोप ये लग रहा था कि दरअसल वो प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं। और यही चीज मुझे लगता है कि जो ट्रम्प प्रशासन है उसको ये बात पसंद नहीं थी, और वो भारत जो ऑयल खरीद रहा था रूस से, उस पर रोक लगा के वो रूस के ऊपर एक तरीके से दबाव डलवाना चाहता था कि रूस को जो आर्थिक स्तर पे जो दिक्कत पैदा हो उसकी वजह से वो यूक्रेन के युद्ध में वो अपने हाथ खड़े कर दे। लेकिन अभी तक उसको इस बारे में किसी तरीके की कोई कामयाबी मिली नहीं है। ये बात देखिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की तरफ से रूस के ऊपर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, और उस प्रतिबंध का असर ये था कि बहुत सारे देशों ने रूस के साथ या तो अपने आर्थिक संबंधों को काफी कम कर लिया था या उनके साथ आयात निर्यात में काफी कमी बरत ली थी। तो ये आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें सफाई दी है, और 2 दिन पहले जिस तरीके से ट्रम्प का बयान आया है, दोनों के बीच में एक संबंध है, और उस संबंध का साफ अर्थ यह है कि मोदी सरकार और उसकी वजह से जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस वक्त अमेरिका के भारी दबाव में है। लेकिन हमारी विदेश नीति पूरी टैरिफ के डर से ही चलेगी, फिर किस दिशा में आगे बढ़ेगी अगर ऐसा हाल रहा तो? दरअसल ट्रम्प इस वक्त बेहद अपने आपे से बाहर है, तो ऐसे वक्त में उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई बयानबाजी करके उनका जो गुस्सा है, उनकी जो नाराजगी मोल लेने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारत अभी भी अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश कर रहा है। और अगर वेनेजुएला के उस पर अगर भारत किसी तरीके की कोई तीखी टिप्पणी करता है तो वो ट्रेड एग्रीमेंट के में दिक्कत भी पैदा हो सकती है और वो बातचीत टूट भी सकती है। तो लिहाजा भारत को इस तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस तरीके की बातें भी हिंदुस्तान में की जा रही हैं और कई एक्सपर्ट हैं जो इस बारे में लिख भी रहे हैं। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे स्टैंड नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी स्टैंडिंग है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसमें लोग आपके पीछे क्यों खड़े होंगे। लोगों को लगेगा कि आप भी ट्रांजैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप भी अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इस वजह से आज की तारीख में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी हद तक अलग थलग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत की जो स्टैंडिंग है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो कम हुई है। हम बार बार ये कहते हैं कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गए, सारी बातें हम करते हैं। आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि आपने खुद अपनी जगह छोड़ दी है, इसलिए भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो स्थिति है वो कमजोर हुई है। तो अमेरिका के साथ जो लॉबिस्ट की बात की जा रही है, लॉबिस्ट रखना कोई गलत बात नहीं है। दिक्कत तब पैदा होती है जब भारत के विदेश मंत्री का 1-to-1 कांटेक्ट अमेरिका के विदेश मंत्री से ना हो। अगर ऐसी स्थिति है कि अगर भारत का विदेश मंत्री अगर फोन करके अगर सीधे वहां के विदेश मंत्री से बात नहीं कर सकता, या भारत के रक्षा मंत्री सीधे उनसे बात नहीं कर सकते हैं, वहां पर दिक्कत पैदा होती है। वो दिक्कत इसलिए पैदा होती है क्योंकि आपने अपनी स्टैंडिंग उस तरीके से नहीं बनाई है। मोदी जी तो बार बार कहा करते थे कि भाई मिस्टर ट्रंप जो है वो हमारे दोस्त है, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। मिस्टर ट्रंप अगर दोस्त हैं तो फिर 1-to-1 कांटेक्ट होना चाहिए। वो 1-to-1 कांटेक्ट क्यों नहीं है आज की तारीख में? क्यों हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हर उस संस्थान में जाने से, हर उस मंच पर जाने से मना कर रहे हैं या नहीं जाते हैं जहां ट्रंप का आमना सामना हो सकता है। दोस्तों, बहुत बड़ी स्टोरी जो है निकल कर आई है। ब्लूमबर्ग ने हंगामा मचा दिया साहब, बड़ा हंगामा साहब।
और ये कहा कि साहब 3 शिप्स, रशियन शिप्स तेल लेकर जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री की ओर। कैप्लर ट्रैकिंग सिस्टम जो है वेसल्स का, टैंकर का, उन्होंने बराबर उसके जो मूवमेंट्स हैं उसको ट्रैक किया। 22 लाख बैरल्स तेल इन टैंकर के अंदर है और ये सिक्का पोर्ट को जा रहे हैं। डेस्टिनेशन जो दिखाया गया है सिक्का पोर्ट है। सिक्का पोर्ट इज अ पोर्ट फॉर जामनगर रिफाइनरी, मैं आपको बताऊं, गुजरात के अंदर। अब ये खबर साहब बाहर आती है तो साहब हंगामा बच जाता है मार्केट के अंदर, ऐसा हंगामा की पूछो मत। हालात ऐसे कि बस मैं क्या बताऊं। अब मुसीबत यह कि जो उसका रूट था वो रशिया से तेल लेकर चलता है, ब्लैक सी में आता है, ब्लैक सी नहीं सॉरी अपना बाल्टिक सी, बाल्टिक सी से होके फ्रांस और इंग्लैंड के बीच से, ब्रिटेन के बीच से होके वो स्पेन के नीचे से होके स्वेज कैनाल पे आता है। स्वेज कैनाल से निकलकर और ये नीचे वहां पर जाता है। अब ये सारा का सारा जो साहब मसला है, ये अपने आप में जो ट्रैकिंग किया गया कैप्लर के द्वारा कि इसका पूरा का पूरा जो ऑयल है वो रिलायंस के लिए है, और सब पूरे के पूरे जो डेटा थे उसको पूरा कलेक्ट किया। किसका जहाज था, जहाज का नाम क्या था। द कार्गोज आर मार्क्ड आर हैविंग सप्लाइड बाय ट्रेडर्स अलगाफ मरीन डीएमसीसी, रेडवुड ग्लोबल सप्लाई एफजेड एलएलसी एंड आरयूएस एक्सपोर्ट, रशिया एक्सपोर्ट एंड इथोस एनर्जी, कैप्लर के डेटा हैं। अलगाफ मरीन एंड रेडवुड ग्लोबल, इनको सैंक्शन किया गया है ब्रिटेन के द्वारा, और ये लुकोइल के और रोजनेफ्ट से तेल लेकर आगे पहुंचाते रहे हैं। अब रशियन ऑयल डिलीवरी जामनगर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होती रही है, लेकिन जब रिलायंस के पास ये पूरी खबर 4 दिन पहले निकल कर आती है, खासतौर से ब्लूमबर्ग की, तो हंगामा मचता है साहब। ये 2 जनवरी की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है साहब। अभी तो हो गया 6 तारीख हो गया, 7 तारीख हो गई, अब तो 5 दिन हो गए। जैसी खबर भाई, इसमें दरअसल रिलायंस ने चुप्पी साध के रखी हुई थी और कुछ भी नहीं कहा था। अल्टीमेटली साहब जैसी खबर ये मार्केट में आती है, हंगामा मचता है और स्टॉक्स डाउन होने शुरू हो जाते हैं, और ये खबर पहुंचती है अमेरिका के पास और ब्रिटेन के पास और यूरोप के पास, जो रिलायंस से रिफाइंड ऑयल लेते हैं साहब। अब क्या किया जाए, अल्टीमेटली इस रिपोर्ट ने मचाया हंगामा, और ये जो हंगामा था इसने आज रिलायंस को परेशान किया, और रिलायंस को अल्टीमेटली फिर एक अपना ट्वीट देना पड़ा। भाई साहब दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। रिलायंस लिखता है, ए न्यूज रिपोर्ट इन द ब्लूमबर्ग क्लेमिंग 3 vessels laden with रशियन ऑयल आर heading for Reliance Industry Jamnagar refinery is blatantly untrue and false. Reliance Industry Jamnagar refinery has not received any cargo of Russian oil at its refinery in the past 3 weeks approximately and is not expecting any Russian crude deliveries in January. We are deeply pained that those claiming to be the forefront of fair journalism chose to ignore the denial by our Reliance Industry of buying any Russian oil to be delivered in January and publish a wrong report tarnishing our image. इमेज क्या है भाई साहब आपकी, अडानी अंबानी की क्या इमेज हो सकती है। अब इनके बारे में क्या कहूं, दुनिया सब कुछ कह चुकी है, अडानी अंबानी कौन है साहब। लेकिन अल्टीमेटली जो कैप्लर डेटा एनालिटिक्स फर्म है शिपिंग की, जो टैंकर्स को पूरे ट्रैक करती है, कहां से टैंकर निकला, कितना माल है, क्या डिक्लेयर किया है, कौन से रूट से जाएगा, डेस्टिनेशन क्या है, उसका कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, सब कुछ तो उसके अंदर रहता है। और ये सारी रिपोर्ट उसको इंटरनेशनली फाइल करनी पड़ती है। जब भी कोई जहाज निकलता है, माल लेके निकलता है, भले वो डार्क फ्लीट का जहाज हो, लेकिन उनको डिक्लेयर तो करना पड़ता है, आपकी रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, तो सबको पता लग जाता है भाई। अल्टीमेटली जब आपका ये उसमें फीड हो गया कंप्यूटर के अंदर कि जहाज निकला इतना तेल लेके, पता भी लग गया 22 लाख बैरल है 3 जहाजों के अंदर, ये कहाँ जा रहे हैं, और इनकी जो आवाजाही है, जो उनकी डेस्टिनेशन है, वो सारे के सारी चीजें बताई जाती है। अब 4 दिन से चुप्पी साध के रखी हुई थी रिलायंस ने। अब ये खबर थोड़ी सी लेट भारत में निकल के आती, और लेट आई तो इसके बाद हंगामा मच गया, और 4 दिन से इन्होंने कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं समझी रिलायंस ने। मैं आपको बताऊं, 4 दिन से इन्होंने कोई भी
इसका जो क्लैरिफिकेशन था वो देने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई अल्टीमेटली कि 6 जनवरी को रिलायंस का क्लैरिफिकेशन आता है, वो भी रात को करीब करीब 1:39 पे, 1:39 इन द नाइट टाइम। इसका मतलब ये था कि